हेलो गाइस, वेलकम टू मित्तल लॉ लेक्चर्स। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा था लॉ ऑफ टॉर्ट्स, और आज की वीडियो में बात करेंगे जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इट इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट वेयर इज अ राइट देयर इज रेमेडी। तो लॉ में एक प्रिंसिपल को एस्टेब्लिश किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि जहाँ पे राइट है वहाँ पे रेमेडी भी है, अगर उस राइट की वॉयलेशन होती है तो। एवरी पर्सन हैज प्रोवाइडेड फंडामेंटल राइट्स अंडर द लॉ। सभी पर्सन्स को, जैसे इंडियन सिटीजन्स को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ से फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं। नो पर्सन कैन इंटरफेयर और कॉन्ट्रवेन इन दीज राइट्स अननेसेसरी और इन इलीगल वे। तो इसमें भी बताया गया है कि कोई भी एक पर्सन किसी अनदर पर्सन के राइट्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता, कॉन्ट्रवेन नहीं कर सकता। यहाँ इसमें ये भी बताया गया और इन इलीगल वे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन चोरी वगैरह करता है, बट अब दूसरी साइड एक राइट भी है, राइट टू लिबर्टी। ठीक है, तो उसमें क्या है, अगर पुलिस उसको पकड़ेगी तो वो लीगल वे में पकड़ रही है, उसने बिकॉज चोरी करी है इस वजह से। तो इलीगल वे से किसी को मतलब पकड़ा नहीं जा सकता, अगर पकड़ा जाएगा तो उसका राइट टू लिबर्टी उसका वॉयलेट होगा। If any person contravenes or infringes the legal rights of other person, then a legal action can be taken against him. तो अगर कोई भी एक पर्सन किसी अनदर पर्सन के लीगल राइट्स को वॉयलेट करेगा, कॉन्ट्रावेन करेगा, इन्फ्रिंज करेगा, तो एक लीगल एक्शन लिया जा सकता है उस पर्सन के अगेंस्ट। द सेम थिंग इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ टॉर्ट। तो टॉर्ट में भी सेम थिंग एप्लीकेबल होती है। दिस लीगल एक्शन इज कॉल्ड रेमेडी। तो जो लीगल एक्शन होता है उसको रेमेडी बोला जाता है टॉर्ट में। अकॉर्डिंग टू सामंड, दीज रेमेडीज आर ऑफ टू काइंड्स। तो सालमेंट के अकॉर्डिंग ये जो रेमेडीज हैं ये दो तरह की बताई गई हैं अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। सबसे पहले तो है जुडिशियल रेमेडीज, फिर है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। पहले हम बात करेंगे जुडिशियल रेमेडीज के बारे में। दीज आर द रेमेडीज फॉर टॉर्ट्स दैट द कोर्ट ऑफ लॉ प्रोवाइड टू एन एग्रीव्ड पार्टी। तो जुडिशियल रेमेडीज वो रेमेडीज हैं जो कि कोर्ट की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं एग्रीव्ड पार्टी को, जिसका लॉस वगैरह हुआ हो उस पार्टी को। देर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ जुडिशियल रेमेडीज। तो जो जुडिशियल रेमेडीज हैं वो फर्दर आगे तीन तरह की होती हैं। सबसे पहले तो है डैमेजेस, देन सेकंड है इंजंक्शन, थर्ड है स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे जुडिशियल रेमेडीज के बारे में। डैमेजेस इन द केसेस ऑफ टॉर्ट्स, डैमेजेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी। तो जो टॉर्ट के केसेस हैं उसमें जो रेमेडी है, डैमेजेस है, वो मतलब इंपॉर्टेंट रेमेडी माना जाता है। It is such a compensation in monetary shape which is given to injured person in lieu of damages occurred due to violation of his legal rights। तो एक कंपेंसेशन होती है जो कि मॉनेटरी शेप में होती है, मनी की शेप में, मतलब पैसे दिए जाते हैं डैमेजेस के तौर पे। विच इज गिवन टू इंजर्ड पर्सन, उस पर्सन को दिए जाते हैं जिसके लीगल राइट्स वॉलेट हुए होते हैं। इन द मैटर ऑफ टॉर्ट्स द डैमेजेस आर ऑलवेज अनडिटरमाइंड। तो जो अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट है इसमें जो डैमेजेस होते हैं वो ऑलवेज मतलब अनडिटरमाइन होते हैं, वो सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से तय किए जाते हैं, कभी भी तय नहीं होते हैं, फिक्स नहीं होते। द डैमेजेस आर क्लासिफाइड इन सिक्स टाइप्स। तो आगे फर्दर जो ये डैमेजेस हैं ये सिक्स तरह के हैं, सिक्स टाइप्स के हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉमिनल डैमेजेस के बारे में। नॉमिनल डैमेजेस आपको नेम से क्लियर हो रहा होगा कि मतलब काफी छोटे से ये डैमेजेस। Nominal damages are those in which even though the plaintiff has suffered a legal injury at the hands of the defendant, there is no actual loss suffered by him। तो इसमें बताया गया कि प्लेंटिफ का लीगल इंजरी हुई है, बट जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट ये कह रहा है कि उसको एक्चुअल लॉस कुछ नहीं हुआ प्लेंटिफ को। These damages are provided in the cases of injuria sine damnum, in which the court recognizes the violation of the right of the plaintiff, but the amount of damages are so nominal or low because of no actual loss to the plaintiff। तो इसमें ये बताया गया है कि जो damages प्रोवाइड किए जाते हैं ये इंजूरिया साइन डैमनम के केसेस में प्रोवाइड किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे इंजूरिया साइन डैमनम, जैसे हमने पहले पढ़ाया हुआ है कि मतलब इंजरी हुई है, लीगल इंजरी हुई है, बट उसके एक्चुअल डैमेजेस कुछ नहीं हुए, लीगल राइट वोलेट हुआ है सिर्फ। इंजूरिया साइन डैमनम मतलब इसका ये है लीगल डैमेज विदाउट डैमेजेस, लीगल इंजरी विदाउट डैमेजेस, इन विच द कोर्ट रिकॉग्नाइजेस द वायलेशन ऑफ द राइट ऑफ द प्लेंटिफ। तो इसमें यह बताया गया कि मतलब कोर्ट कहती है कि इसमें डैमेजेस कोई नहीं हुए, बट उसके लीगल राइट की वायलेशन हुई है, जिस वजह से डैमेजेस जो हैं वो नॉमिनल और लो हो सकते हैं।
क्योंकि इसमें एक्चुअल कोई लॉस नहीं हुआ प्लेंटिफ को। तो ये काफी मतलब इंपॉर्टेंट केस माना जाता है इसके लिए। केस एशबी वर्सेस वाइट, द प्लेंटिफ वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम वोटिंग बाय डिफेंडेंट एंड द कैंडिडेट फॉर हुम द प्लेंटिफ वाज गोइंग टू वोट स्टिल वन। तो इसमें यह बताया गया कि जो प्लेंटिफ है उसको वोट करने से रोका गया डिफेंडेंट की तरफ से, और प्लेंटिफ जिस कैंडिडेट के लिए वोट करनी थी वो फिर भी जीत गया बिना प्लेंटिफ को वोट किए भी। द प्लेंटिफ स्यूड द डिफेंडेंट, तो जो प्लेंटिफ है उसने क्या किया, केस फाइल कर दिया डिफेंडेंट पे। इट वॉज हेल्ड दैट इवन दो नो एक्चुअल डैमेज वॉज सफर्ड बाय द प्लेंटिफ। तो इस केस में ये बताया गया कि चाहे प्लेंटिफ की तरफ से कोई डैमेजेस वगैरह नहीं हुए प्लेंटिफ को, द डिफेंडेंट वॉज स्टिल लायबल फॉर प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज लीगल राइट। तो बट फिर भी जो डिफेंडेंट है उसको लायबल माना जाएगा, क्योंकि उसने लीगल राइट जो है, राइट टू वोट, उसके लिए प्लेंटिफ को रोका वोट करने से। एंड द नॉमिनल डैमेजेस वर अवॉर्डेड इन द केस। तो इस केस में नॉमिनल से डैमेजेस प्रोवाइड किए गए प्लेंटिफ को डिफेंडेंट की तरफ से। अब हम बात करेंगे कंपेंसेटरी डैमेजेस के बारे में। कंपेंसेटरी डैमेजेस आर अवॉर्डेड टू हेल्प द प्लेंटिफ टू रीच हिज ओरिजिनल पोजीशन एट विच ही वाज बिफोर द टोर्ट वाज कमिटेड अगेंस्ट हिम। तो इसमें बताया गया है कि जो कंपेंसेटरी डैमेजेस होते हैं वो एक ऐसे डैमेजेस होते हैं जो कि प्लेंटिफ को उसकी ओरिजिनल पोजीशन में आने, मतलब टॉर्ट होने से उससे पहले जो पोजीशन थी उसकी, उस पोजीशन में आने में हेल्प करते हैं। दीज डैमेजेस आर नॉट अवॉर्डेड टू पनिश द डिफेंडेंट। तो ये जो कंपेंसेटरी डैमेजेस होते हैं ये अवॉर्ड किए जाते हैं डिफेंडेंट को पनिशमेंट देने के लिए नहीं, बट टू रिस्टोर द प्लेंटिफ टू हिज प्रीवियस सिचुएशन। बल्कि जो प्लेंटिफ है उसका जो भी नुकसान हुआ है उसको उसकी प्रीवियस सिचुएशन या ओरिजिनल सिचुएशन पे लाने के लिए। दीज डैमेजेस आर वेरी हेल्पफुल इन केसेस ऑफ मोनेटरी लॉसेस। तो जो कंपेंसेटरी डैमेजेस हैं ये काफी काफी हेल्पफुल माने जाते हैं मोनेटरी लॉसेस जिस केसेस में, उन केसेस में in which the amount of loss can be easily calculated, जिन केसेस में लॉस की अमाउंट इजीली कैलकुलेट की जा सकती है। therefore that amount can be ordered to be paid to the plaintiff। तो उसके बाद जो भी अमाउंट कैलकुलेट की जाएगी वो अमाउंट प्लेंटिफ को दी जाएगी डिफेंडेंट की तरफ से, ताकि जो प्लेंटिफ है वो अपने गुड्स को, जो भी उसके गुड्स का डैमेज हुआ है या कोई भी प्रोडक्ट का डैमेज हुआ है, अपने प्रोडक्ट को ओरिजिनल सिचुएशन में ला सके, ओरिजिनल कंडीशन में ला सके। फॉर एग्जाम्पल, के ने टी का बाइक लिया, ड्यू टू हिज रैश ड्राइविंग द बाइक गेट्स डैमेज्ड। तो जो के ने टी का बाइक लिया था, के की रैश ड्राइविंग की वजह से टी का बाइक डैमेज हो गया। हियर के कैन बी अवॉर्डेड कंपेंसेटरी डैमेजेस। तो के को यहाँ पे कंपेंसेटरी डैमेजेस अवॉर्ड किए जाएंगे इन विच द अमाउंट फॉर रिपेयरिंग द बाइक विल बी पेएबल टू के बाय टी। जिसमें क्या होगा कि मतलब बाइक रिपेयर करने के पैसे के को दिए जाएंगे टी की तरफ से। वो जो डैमेजेस दिए जाएंगे उन डैमेजेस को कंपेंसेटरी डैमेजेस कहेंगे हम। सो दैट द बाइक्स कंडीशन कैन बी रिस्टोर्ड बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। ताकि जो बाइक की कंडीशन है उसको ठीक करके उसको ओरिजिनल जैसे पहले था जब टी ने उससे लिया था के से बाइक, वैसी कंडीशन में लाया जा सके। सी exemplary damages. The object of it is to provide consolation to the dignity and or respect of the appellant and to present example before society so that other person may not repeat such torts। तो इसमें बताया गया है ये ऐसे डैमेजेस होते हैं जिसमें कि मतलब डिग्निटी, मतलब इज्जत रखी जाती है और रिस्पेक्ट की जाती है अपीलेंट की, और एक एग्जाम्पल बनाई जाती है सोसाइटी में कि ताकि अनदर पर्सन और जो बाकी के पर्सन हैं वो ऐसा कोई भी मतलब पब्लिक में से ऐसा कोई टॉर्ट रिपीट ना करे। सच डैमेज इज प्रोवाइडेड इन द केसेस ऑफ malice, नेग्लिजेंस और knowingly creating damages। तो जो एग्जाम्पलरी डैमेजेस होते हैं ये ऐसे केसेस में, ऐसे जो मतलब केसेस malice के होते हैं कि मतलब मिलावट के, या हम कह सकते हैं नेग्लिजेंस के कि गलती उनसे हुई है, चाहे वो जानबूझकर हुई है चाहे उन्होंने जानबूझकर करी है, चाहे उनसे गलती से हुई है, बट तो भी ये जो डैमेजेस दिलवाए जाएंगे वो एग्जाम्पलरी डैमेजेस कहलाएंगे। फोर्थ, जनरल एंड स्पेसिफिक डैमेजेस। General damages means such damage which is pre-imagined by the law, and it is not compulsory in case of general damage that damage is described in plaint। तो इसमें यह बताया गया कि जो जनरल डैमेज है वो एक ऐसे डैमेजेस हैं जो कि लॉ की तरफ से प्री इमेजिन किए जा सकते हैं, किए जाते हैं, और ये कंपल्सरी नहीं है जनरल डैमेज के केस में कि डैमेज को डिस्क्राइब किया जाए प्लेंट में, कि जो प्लेंट फाइल की जाती है उसमें डैमेज के बारे में डिस्क्राइब किया जाए। वेयर एज इन स्पेसिफिक डैमेज इट इज कंपल्सरी दैट इट इज डिस्क्राइब्ड इन प्लेंट। अगर हम दूसरी जगह बात करें स्पेसिफिक डैमेजेस की, तो ये कंपल्सरी है कि प्लेंट में डिस्क्राइब किया जाए स्पेसिफिक डैमेज को कि कौन सा डैमेज हुआ है, एंड इट कैन नॉट बी प्री इमेजिन्ड।
और जो स्पेसिफिक डैमेज है वो प्री इमेजिन भी नहीं किए जा सकते। इसमें बताया गया कॉन्टेम्पचुअस डैमेजेस। इन दीज टाइप ऑफ डैमेजेस द कोर्ट रिकॉग्नाइजेस दैट the right of the plaintiff is violated, but to show that the suit brought by the plaintiff is of such a trivial nature। तो इसमें बस यही बात कही गई है कि जो कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है जो प्लेंटिफ का मतलब राइट वॉयलेट हुआ है, वो प्लेंटिफ का मतलब राइट वॉयलेट है, वो तो उसने केस वगैरह फाइल किया, वो जो उसका राइट वॉयलेट हुआ है वो काफी मतलब ट्रिवियल छोटे से नेचर का केस है, और उस केस से मतलब कोर्ट का सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। द कोर्ट अवॉर्ड्स अ मेगरे और पेटी अमाउंट टू द प्लेंटिफ एज डैमेजेस। तो इस ऐसे केसेस में कोर्ट क्या करती है, छोटी सी अमाउंट प्लेंटिफ को एज डैमेजेस अवॉर्ड करती है। दिस इज सिमिलर टू नॉमिनल डैमेजेस। तो ये नॉमिनल डैमेजेस जैसे था वैसे ही लगता है, बट इसमें ये डिफरेंस है कि जो नॉमिनल डैमेजेस था उसमें एक्चुअल लॉस नहीं होता प्लेंटिफ को कोई भी, बट कंटेम्पचुअल डैमेजेस में एक्चुअल लॉस होता है प्लेंटिफ का, चाहे वो छोटी सी नेचर का क्यों ना हो, छोटा सा केस क्यों ना हो। तो इस वजह से ऐसे केसेस में फुल्ली कंपेंसेटेड डिजर्व नहीं करते प्लेंटिफ। फॉर एग्जाम्पल, इफ एज डॉग एंटर्स बीज हाउस। तो जैसे इस एग्जाम्पल में बताया गया कि ए का जो डॉग था वो बी के घर में एंटर हुआ, उसने वहां पे जाके टॉयलेट वगैरह कर दी, और बी ने गलती से उस टॉयलेट में पैर रख दिया, जिस वजह से मतलब उसको डिस्गस्टेड वगैरह फील हुआ। तो क्या ए ने क्या किया, सूट फाइल कर दिया, सॉरी, ही ब्रिंग्स अ सूट अगेंस्ट ए। तो बी ने ये सूट फाइल कर दिया ए के अगेंस्ट, बिकॉज जो कुत्ता था वो ए का था। द कोर्ट विल रूल इन बीज फेवर। तो जो कोर्ट है, कोर्ट ने ऑर्डर किया बी के फेवर में, बिकॉज जो एक छोटे से नेचर का केस था और उसमें डैमेजेस जो अवॉर्ड किए गए वो काफी छोटी अमाउंट थी। तो ऐसे डैमेजेस को ट्रिवियल मीगरी या पेटी अमाउंट बोला जाता है, और ऐसे केसेस को ट्रिवियल नेचर के केसेस कहा जाता है, जो काफी मतलब छोटे से केसेस हो जिससे कोर्ट को लगे कि ये उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। इसमें आप बताएंगे डेफामेटरी डैमेजेस के बारे में। डेफामेटरी डैमेजेस इज पेबल इन वेरी वीक केसेस। तो जो डेफामेटरी डैमेजेस हैं काफी वीक केसेस में पे की जाते हैं, एंड द अमाउंट ऑफ डैमेज इज वेरी लेस, जिसकी अमाउंट काफी ज्यादा कम होती है, काफी कम अमाउंट होती है ऐसे केसेस में, ऐसे डैमेजेस की। जनरली इन सच केसेस ऑफ डेफामेटरी डैमेजेस द एपिलेंट इज लायबल टू गेट कंपनसेशन मॉरली नॉट लीगली। तो ऐसे केसेस में जो डेफामेटरी डैमेजेस के केसेस होते हैं, तो जो एपिलेंट होता है वो लायबल होता है कंपनसेशन मॉरली लेने के लिए, नॉट लीगली। इलस्ट्रेशन, फॉर एग्जाम्पल इसमें बताया गया ए यूजेस डेफामेटरी वर्ड्स फॉर बी। ए ने गलत शब्द यूज किए बी के लिए, एंड इट रिजल्ट्स दैट बी स्लैप्स टू ए। तो इसका रिजल्ट ये निकला बी ने ए के चांटा मार दिया, स्लैप कर दिया ए के। ए फाइल द सूट ऑफ डैमेजेस। ए ने क्या किया, सूट फाइल किया डैमेजेस क्लेम करने के लिए, कि बी ने मेरे को मारा तो मेरे को डैमेजेस दिए जाए। द सूट ऑफ ए इज वेरी वीक इन नेचर। तो जो ए ने सूट फाइल किया था वो काफी वीक नेचर में काफी वीक था वो सूट, बिकॉज जो थप्पड़ मारा उसका रीजन क्या था, डेफामेटरी वर्ड्स। इस वजह से ऐसे जो छोटे से डैमेजेस होते हैं जो डेफामेटरी केसेस में होते हैं उनको डेफामेटरी डैमेजेस बोला जाता है। अब हम बात करेंगे कि डैमेजेस को मेजर कैसे किया जाएगा। डिसाइडिंग डैमेजेस इन अ केस इज वेरी हार्ड वर्क एंड फॉर इट मैनी फैक्ट्स टू बी कंसीडर्ड बाय द कोर्ट। तो जो डैमेजेस हैं वो कौन से नेचर के होंगे और कितने होंगे, ये काफी मतलब किसी केस में ये डैमेजेस को डिसाइड करना काफी हार्ड वर्क माना जाता है, और काफी फैक्ट्स कंसीडर किए जाते हैं डैमेजेस को मेजर करने के लिए कि डैमेजेस कितने होने चाहिए। कोर्ट की तरफ से काफी पॉइंट्स कंसीडर किए जाते हैं, काफी फैक्ट्स। डिक्रीज इन ह्यूमन एफिशिएंसी एंड मेंटल हरासमेंट विद फिजिकल डैमेज। तो ये देखा जाता है कि अगर किसी ने किसी को डैमेज दिया है, कोई डैमेज किया है, तो उसमें ह्यूमन एफिशिएंसी कम हो गई उस डैमेज करने से, या कोई मेंटल हरासमेंट हुई है या फिजिकल डैमेज हुआ है। ये सारे फैक्ट्स नोट किए जाते हैं, कंसिडर किए जाते हैं कोर्ट की तरफ से। फ्यूचर डैमेजेस मतलब जो आज डैमेज उसका हुआ है, उसका राइट वॉलेट हुआ है, जो प्रेजेंट डैमेज हुआ है, आने वाले टाइम में फ्यूचर में उस प्रेजेंट डैमेज से क्या डैमेज हो सकता है, मेडिकल एक्सपेंडिचर की खर्चा कितना आ गया, टॉर्चर एंड डिफिकल्टीज, लॉस ऑफ फैसिलिटीज की डैमेज उनसे फैसिलिटीज कितनी लॉस हो गई, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि किसी एक पर्सन के डैमेज करने से दूसरे पर्सन की नौकरी ज्यादा चली गई अगर, डेप्रीवेशन ऑफ सेक्स एक्सेट्रा। तो हम सेकंड इसमें बात करेंगे जो जुडिशियल रेमेडी है, इंजंक्शन। इंजंक्शन के बारे में, द सेकंड इंपॉर्टेंट रेमेडी इज इंजंक्शन इन केसेस ऑफ टॉर्ट। तो टॉर्ट के केसेस में जो जुडिशियल रेमेडी सेकंड बताई गई है वो है इंजंक्शन। अकॉर्डिंग टू हेल्सबरी,
इंजंक्शन इज एन सच जुडिशियल प्रोसीडिंग, इंजंक्शन एक ऐसी जुडिशियल प्रोसीडिंग है बाई विच एनी पार्टी इज ऑर्डर टू डू और नॉट टू डू अ स्पेसिफिक एक्ट, जिसकी मतलब जिससे कि कोई भी पार्टी को ऑर्डर किया जा सकता है कोई स्पेसिफिक एक्ट करने के लिए, या मना किया जा सकता है कोई स्पेसिफिक एक्ट करने से, रोका जा सकता है। इट इज कॉल्ड स्टे ऑर्डर इन वैग्यू। तो इसमें बताया गया कि ट्रेंडिंग में जो इंजंक्शन है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है स्टे ऑर्डर। इट इज फोर काइंड्स। तो जो इंजंक्शन है ये चार तरह की होती है। सबसे पहले तो टेम्परेरी इंजंक्शन होती है, मींस इंजंक्शन विच इज इफेक्टिव टिल लास्ट डिसीजन। तो जो टेम्परेरी इंजंक्शन होती है वो तब तक के लिए वैलिड होती है जब तक लास्ट डिसीजन आ जाए। सेकंड होती है परमानेंट इंजंक्शन, मींस इंजंक्शन विच इज इफेक्टिव आफ्टर लास्ट डिसीजन। तो जो लास्ट डिसीजन होता है, फाइनल डिस्पोजल होता है केस का, फाइनल डिसीजन आने के बाद जो परमानेंट इंजंक्शन दी जाती है उस इंजंक्शन को परमानेंट इंजंक्शन बोला जाता है। मतलब केस के लास्ट जो डिसीजन आ गया, डिसीजन आने के बाद जो इंजंक्शन दी जाएगी वो परमानेंट इंजंक्शन कहलाएगी। प्रोहिबिटरी इंजंक्शन मींस इंजंक्शन विच ऑर्डर्स नॉट टू डू एनी स्पेसिफिक वर्क। तो जो प्रोहिबिटरी इंजंक्शन होते हैं वो ऐसी इंजंक्शन को प्रोहिबिटरी इंजंक्शन बोला जाता है जब ऑर्डर किए जाते हैं कोर्ट की तरफ से कि इस एक्ट को ना किया जाए। मतलब रोकने के लिए जो भी इंजंक्शन की जाती है, स्टे ऑर्डर जैसे कह सकते हैं कि इस बिल्डिंग को और आगे ना बनाया जाए, तो उसके लिए जो इंजंक्शन लगाई जाती है वो प्रोहिबिटरी इंजंक्शन होती है। इम्पेरेटिव इंजंक्शन मींस मैंडेटरी इंजंक्शन विच ऑर्डर टू डू अ स्पेसिफिक वर्क। तो एक इंजंक्शन ऐसी भी होती है जिसमें कोर्ट ऑर्डर करती है कि इस एक्ट को करो, तो वो जो ऑर्डर करती है उसे इम्पेरेटिव इंजंक्शन बोला जाता है। These three points are necessary to be taken in consideration for injunction। तो ये तीन पॉइंट्स है कि जब इंजंक्शन का ऑर्डर कोर्ट पास करती है तो इन तीनों पॉइंट को ख्याल में रखकर करती है। सबसे पहला पॉइंट तो है पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ द एपिलेंट इन अपील और प्रीमिया फेसी केसेस। तो मतलब पॉसिबिलिटी देखी जाती है कि एपिलेंट की कि वो अपील में सक्सेस हो सकता है या नहीं हो सकता। सेकंड इसमें ये देखा जाता है इररेपेबल लॉस, मींस लॉस विच कैन नॉट बी रिपेयर्ड बाय मनी। ऐसा कोई भी नुकसान जो कि मतलब पैसे से भी रिपेयर नहीं किया जा सकता, जैसे किसी की जान जा सकती है, ऐसा कुछ। सी बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस मींस इफ द एपिलेंट विल बी मोर अनकंफर्टेबल देन द डिफेंडर और इंजंक्शन। तो इसमें ये देखा जाएगा, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देखा जाएगा कि जो एपिलेंट है वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल है डिफेंडेंट से, तो ये इंजंक्शन प्रोवाइड की जाती है। अगर तीनों मतलब नेसेसरी पॉइंट्स जो हैं देखे जाएं कोर्ट की तरफ से, ये तीनों को डिसाइड देखकर फिर इंजंक्शन दी जाती है कि कौन सी इंजंक्शन देनी है। थर्ड है स्पेसिफिक रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, कि जो थर्ड जुडिशियल रेमेडी बताई गई है उसके बारे में हम बात करेंगे। द थर्ड जुडिशियल रेमेडी अवेलेबल इन द लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज दैट ऑफ स्पेसिफिक रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें रेस्टोरेशन का मतलब बताया गया है रिस्टोरेशन ऑफ गुड्स बैक टू द ओनर ऑफ द गुड्स। When a person is wrongfully dispossessed of his property or goods, he is entitled to restoration of his property। For example, A ने क्या किया, B से जाकर उसका कोई भी गुड्स वगैरह छीन लिए, तो जो A है, A ने उसका राइट वॉयलेट किया है, तो जो B है, B के पास ये रेमेडी है, जुडिशियल रेमेडी अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कि वो ये रेमेडी यूज करके A से अपने गुड्स को वापस ले सकता है, रिस्टोर करवा सकता है। अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज के बारे में। Extra judicial remedies are the remedies for which there is no need of going into courts। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज उन रेमेडीज को कहा जाता है जिसमें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं होती। पर्सन्स कैन अक्वायर दीज बाय हिज ओन एफर्ट्स। तो जो पर्सन्स हैं, जो भी मतलब जिनके साथ जिनके राइट्स वगैरह वोलेट हुए हैं, वो क्या करेंगे, अपने ही एफर्ट्स करके अपनी चीज को अक्वायर कर लेंगे अगेन। इन्हें बोला जाता है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। दीज आर एज फॉलोइंग। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपल्शन ऑफ ट्रेसपासर। A person can use a reasonable amount of force to expel a trespasser from his property। तो एक पर्सन रीजनेबल अमाउंट ऑफ फोर्स यूज कर सकता है, रीजनेबल फोर्स यूज कर सकता है एक ट्रेसपासर को अपनी प्रॉपर्टी से निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए। द टू रिक्वायरमेंट्स आर द पर्सन शुड बी इंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी, कि वो पर्सन हक रखता हो कि वो उसकी प्रॉपर्टी मतलब है, पहले बात तो उसके नाम पे वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। द फोर्स यूज्ड बाय द ओनर शुड बी रीजनेबल अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। तो जो फोर्स यूज की जानी चाहिए ओनर की तरफ से वो एक रीजनेबल होनी चाहिए सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। फॉर एग्जाम्पल, ए ट्रेसपासेस इनटू बी's प्रॉपर्टी, बी हैज द राइट टू यूज रीजनेबल फोर्स टू रिमूव हिम फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड री एंटर हिमसेल्फ। तो इसमें ये केस, इस केस में ये बताया गया इस इलस्ट्रेशन में कि ए जो है वो बी की प्रॉपर्टी पे गया
और इसमें बी के पास राइट आ गया है कि वो रीजनेबल फोर्स यूज करके ए को अपनी प्रॉपर्टी से निकाल सकता है और खुद अंदर जा सकता है, री एंटर कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी में। सेकेंड इसमें पॉइंट है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है री एंट्री ऑन लैंड। द ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी कैन रिमूव द ट्रेसपासर एंड री एंटर हिज प्रॉपर्टी अगेन। तो फॉर एग्जांपल ए ने क्या किया, बी को उसके घर से निकाल दिया और खुद बी के घर में रहने लगा। तो बी अपनी मतलब रीजनेबल फोर्स यूज करके ए से अपना घर फ्री करवा सकता है और वहां पे री एंट्री कर सकता है अपनी लैंड पे। थर्ड इसमें एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है रिकैप्चर ऑफ गुड्स। द ओनर ऑफ गुड्स इज इंटाइटल्ड टू रिकैप्चर his or her goods from any person whose unlawful possession they are in। तो इसमें बताया गया कि ए ने क्या किया, बी के गुड्स ले लिए अनलॉफुली। तो जो बी है, बी के पास राइट है कि वो अपनी गुड्स को वापस ले सकता है ए से रीजनेबल फोर्स यूज करके। रिकैप्शन ऑफ गुड्स इज डिफरेंट फ्रॉम स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन। तो जो रिकैप्शन है गुड्स का वो डिफरेंट है स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन से, क्योंकि जो रिकैप्शन ऑफ गुड्स है ये एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है और जो स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन है वो जुडिशियल रेमेडी में आता है। इन विच द पर्सन नीड नॉट आस्क द कोर्ट फॉर असिस्टेंस, इंस्टेड टेक्स द लॉ इन हिज ओन हैंड्स। तो रिकैप्शन ऑफ गुड्स में क्या होता है, जो पर्सन है वो कोर्ट में नहीं जाएगा, कोर्ट से हेल्प नहीं लेगा, बल्कि वो लॉ को अपने हाथों में लेकर अपने गुड्स वापस ले लेगा उससे। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए wrongfully acquires the possession of B's goods, तो अगर ए ने बी से बी के गुड्स की पोजेशन ले ली गलत तरीके से, बी इज एंटाइटल्ड टू यूज रीजनेबल फोर्स टू गेट देम बैक फ्रॉम ए। तो बी हक रखता है कि वो अपने रीजनेबल फोर्स यूज करके ए से अपनी गुड्स वापस ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे फोर्थ एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी की, अबेटमेंट। इन केस ऑफ न्यूसेंस, बी इट प्राइवेट, यहाँ पे आएगा इट बी प्राइवेट और पब्लिक, बी इट नहीं आएगा, इट भी आएगा। इन केस ऑफ न्यूसेंस के केसेस में प्राइवेट अबेटमेंट भी हो सकती है, पब्लिक अबेटमेंट भी हो सकती है। ए पर्सन मतलब द इंजर्ड पार्टी की बात की जा रही है यहाँ पे। ए पर्सन इज इंटाइटल्ड टू रिमूव द ऑब्जेक्ट कॉजिंग न्यूसेंस। तो एक पर्सन लायबल है, एक पर्सन मतलब हक रखता है कि वो न्यूसेंस जो भी मतलब अनदर पर्सन कर रहा है उस पर्सन को रिमूव किया जा सके, ऑब्जेक्ट को रिमूव किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी आर नेबर्स। तो ए और बी पड़ोसी हैं। ब्रांचेस ऑफ अ ट्री ग्रोइंग ऑन एज प्लॉट एंटर बीज अपार्टमेंट फ्रॉम ओवर द वॉल। तो जो ए ने अपने प्लॉट में ट्री लगाया हुआ है उसकी जो ब्रांचेस है वो बी के रूम में अपार्टमेंट में जा रही हैं दीवार के ऊपर से। आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस टू ए, बी ने क्या किया, बी ने नोटिस वगैरह भेजे ए को कि ये ब्रांचेस वगैरह को हटा लिया जाए, ये मेरी प्रॉपर्टी में आ रही हैं। बी कैन हिमसेल्फ कट और रिमूव द ब्रांचेस इफ दे आर कॉजिंग हिम न्यूसेंस। तो बी ऐसे इस केस में क्या हुआ, बी ने क्या किया, उसने खुद ही मतलब वो कट कर सकता है, रिमूव कर सकता है उन ब्रांचेस को जो कि न्यूसेंस क्रिएट कर रही है उसके लिए, जो कि उसको डिस्टर्ब कर रही हैं। फिफ्थ इसमें बताई गई एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी डिस्ट्रेस ऑफ डैमेज। वेयर अ पर्सन्स कैटल or other beast move to another's property and spoil his crops, the owner of the property is entitled to take possession of the beast until he is compensated for the loss suffered by him। तो इसमें क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल ए और बी है, ए के जो खेत है उसमें बी की मतलब कैटल्स वगैरह चली गई, या हम कह सकते हैं भेड़ बकरियां जो भी चली गई वहां पे और उसके क्रॉप्स वगैरह को स्पॉयल करने लगी। तो जो ए है, ए क्या करेगा, बी की भेड़ बकरियां जो भी है उनको अपने साथ मतलब अपने पोजेशन में रख सकता है जब तक कि उसका जो भी लॉस हुआ है उसको कंपेंसेशन नहीं दिया जाता तब तक। Thus many judicial and extrajudicial remedies are provided to the victim parties against tortious acts under the law of tort। तो इस तरह से काफी जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज प्रोवाइड की गई है विक्टिम पार्टीज को टॉर्चरस एक्ट जो भी मतलब अगेंस्ट टॉर्चरस एक्ट्स के अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट के। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।